स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं फाइनल ईयर की ज्योग्राफी और उसमें इंडियन ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने पिछली कुछ कक्षाओं में लगभग हमारे कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। एक आध टॉपिक है वो भी हम पढ़ लेंगे आने वाले एक दो दिन में। कुछ बच्चों की बात आई थी कि सर जलवायु वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा दोबारा समझा दीजिए। और कुछ बच्चों ने ये कहा था कि जलवायु में जो आपने छोड़ा था अल्नीनो और लानीनो वाला, उसको भी आप समझा दीजिए। तो हम आज की कक्षा में उन दोनों टॉपिकों को ही समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ भारत की जलवायु को भी दोबारा से रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारत की जलवायु क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको भारत की जलवायु समझने के लिए कटिबंधों को समझना जरूरी होगा। उष्ण कटिबंध क्या है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये नक्शा, ये वाला वृत्त आपने अक्सर देखा होगा जिसको ग्लोब कहते हैं हम, ठीक है। ये ग्लोब देखा होगा आपने। इसमें बीच में एक रेखा होती है जिसको कहते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। फिर उसके बाद इसके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में एक रेखा और होती है जिसको कहते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसके उत्तरी अक्षांश में एक और होती है जिसको कहते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अगर आपसे पूछ लिया जावे कि इस रेखा का नाम क्या है तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री कर्क रेखा। ये आपका आंसर हो सकता है गलत मान लिया जावे, और अगर सही तरीके से कहा जावे तो इसका क्या नाम होगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, ठीक है। इसी तरीके से इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, तब उसका नाम मकर रेखा होगा। खैर, ये बात थी। अब देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? समझने वाली चीज़ इसमें यह है कि जो सूर्य की किरणें होती है वो हमेशा साल भर इस क्षेत्र में ही चमकती है सीधी। इस पूरे क्षेत्र में ही सूर्य की किरणें साल भर में कैसे चमकती, बोलो? सीधी चमकती है। कभी भी सूर्य की किरणें इनके बीच में तिरछी नहीं चमकेगी। तिरछी कब चमकेगी? जब सूरज यहाँ होगा तो यहाँ पर तिरछी चमकेगी। लेकिन इसके अलावा, इस पूरे क्षेत्र के अलावा जितना भी क्षेत्र है ये वाला, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा साल भर तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। इतनी बात हमको समझ में आ जाती है। अब देखिए, भारतीय मानसून का इससे लेना देना क्या है। हम भारत की चर्चा कर लेते हैं। तो अगर भारत को हम बनाने की कोशिश करें तो आपने ये खूब देखा होगा इस तरीके का नक्शा। ये भारत का दक्षिणी भाग मैंने बनाया, ठीक है। भारत में यहां से ये गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है। और भारत में यहाँ से गुजरती है ये विषुवत रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। ये भारत से बहुत दूर है, 800-900 किलोमीटर की दूर है, ठीक है। अब देखिए, भारत के तट तक पहुँचने के लिए इसको 8 डिग्री 4 मिनट दूर है ये, तो लगभग 1 डिग्री में 111 किलोमीटर माने गए हैं। तो 8 से गुणा करेंगे तो 888 हो गया, और डिग्री का आप निकाल लेंगे तो ये लगभग 800-900 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब आपने जब फिजिकल ज्योग्राफी कभी पढ़ी हो आपने, तो फिजिकल ज्योग्राफी में
आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो है विश्व में पवनें चला करती है, ट्रेंड्स जिसको बोलते हैं ना, पवनें चला करती है। और वो पवनें कौन सी होती है? ग्रहीय पवनें, सनातनी पवनें, हमेशा चलने वाली पवनें। तो वो पवनें क्या करती है, यहाँ पर इस तरीके से चलती है, ऐसे दक्षिणी अक्षांश में ऐसे चलती है भूमध्य रेखा की तरफ, और यहाँ से चलती है वो ऐसे। समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इन पवनों को बनाऊं तो ये पवनें दक्षिणी अक्षांश में इस तरीके से चलती है हमेशा। ठीक है, ये जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ, इन पवनों का रुख होता है। लेकिन पृथ्वी चूंकि घूमती है और घूमने के परिणाम स्वरूप जब ये पवनें इसको पार करती है, अब प्रश्न ये उठता है कि इसको पार क्यों करेगी गुरुजी? ठीक है, प्रश्न यही उठता है कि इसको पार क्यों करेगी। तो इसको पार करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा राजस्थान। राजस्थान भी बना लेंगे भाई, ये लीजिए, ये राजस्थान। और फिर ऊपर का आपको शायद दिखे ना दिखे, ये हमारा हो गया कश्मीर। समझना, ये भारत का नक्शा है, ठीक है, जैसा भी बना। समझ लेना। अब देखिए होता क्या है, ये पवनें यहां पर आने की कोशिश करती है। क्यों करती है? देखिए सूरज जो होता है जब कर्क रेखा पे होता है, कहां होता है? कर्क रेखा पे, यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर। तो यहां पर क्या है, तापमान अधिक हो जाता है। यहां पे तापमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अब जब यहां पे तापमान कर्क रेखा वाले क्षेत्र में तापमान अधिक हो जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? वायु दाब कम। अब देखिए यहां पर जो पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है ये पूरा रेतीला है। अब यहां पर गर्मी अधिक पड़ेगी तो ज्यादा गर्मी यहां पर होगी, क्योंकि अन्य जो क्षेत्र है वहां पर हरियाली है। अन्य क्षेत्रों में क्या है? हरियाली है। बोले तो ऐसी जमीन है जहां पर ज्यादा गर्म नहीं हो पाती हो। अब चूंकि रेत है, रेत का स्वभाव होता है बहुत जल्दी गर्म होना, बहुत जल्दी ठंडा होना। तो ये रेत हल्की सी गर्मी पा करके बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और गर्म होती है तो भारत में सबसे ज्यादा तापमान यहीं पर इस क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर वाला स्थान बन जाता है। यही नहीं, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में भी, क्योंकि रेगिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान में भी तो है ना, तो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में यहाँ पर क्या है, हाई टेम्परेचर का जोन बन जाता है, यानी कि यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है। फिर एक क्षेत्र ये भी है, ये हिमालय के पीछे की तरफ अगर देखें तो तिब्बत का पठार है, यहाँ भी क्या बन जाएगा? हाई टेम्परेचर का जोन, यानी कि यहाँ पर तापमान अत्यधिक हो जाएगा। अब वो वहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि वो पूरा पथरीला भाग है, पथरीली चट्टान है ना, जो तिब्बत का पठार है पथरीला है, तो वहां पर भी तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब जब वहां पे तापमान ज्यादा हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो वायु दाब होता है, प्रेशर, वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। यहां भी प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो। लो प्रेशर की बेल्ट बन जाएगी, और लो प्रेशर की बेल्ट वहां बनेगी। अब चूंकि तापमान यहां पर अधिक है तो यहां पर नीचे के क्षेत्र में तापमान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये जो ट्रेंड आई है, ये वाली जो पवनें आई है, ये इधर की तरफ जा रही थी, उत्तर पश्चिम की तरफ। इनका जैसे ही ये भूमध्य रेखा को पार करेगी तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद इधर जानी चाहिए ना ये, लेकिन इधर जाने के बजाय, क्योंकि ये जो लो प्रेशर की बेल्ट है, निम्न वायुदाब की पेटी है, ये इनको इधर की तरफ बुलाएगी ना, क्योंकि पवनों का एक नियम होता है। क्या नियम होता है? वो ये होता है कि पवनें हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है।
जैसे पानी का नियम होता है ना, पानी हमेशा ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। आप कितने ही तरीके आजमा कर देख लीजिए, पानी नीचे से ऊपर कभी नहीं बहेगा। उसी तरीके से आप कितने ही तरीके आजमा करके देख लीजिए, हमेशा पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ही बहेगी। अब चूंकि यहाँ पर सूरज नहीं है, यानी कि यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, कम उसके मुकाबले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर का जोन यहाँ पर बनेगा। और जब यहाँ पर कम तापमान होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक, हाई प्रेशर की बेल्ट यहाँ पर बनेगी। अब जब यहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाएगा तो ये वायुदाब इन पवनों की विपरीत दिशा में, इन पवनों का रुख इधर है यानी कि दिशा इधर है, तो इन पवनों की दिशा इधर हो जाएगी। और ऐसा वो बोलारी इसलिए नहीं होती, हमेशा होती है ऐसी, क्योंकि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में जब पवनें प्रवेश करते, एक गोलार्ध से जब दूसरे गोलार्ध में पवनें प्रवेश करती है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है तो ये इधर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की जो पवनें हैं वो इधर की तरफ बहने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब जब पवनें इधर की तरफ चली जाएगी, पवनें इधर की तरफ जाएगी, तो ये क्या है, यहाँ जाने की कोशिश करेगी और यहाँ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर का जोन यहाँ है, लो प्रेशर का जोन यहाँ है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलने की कोशिश करेगी। अब चूंकि ये हवाएं जा रही है कहाँ से, सागरीय क्षेत्रों से, यहाँ पर अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है। अब ये पवनें कहाँ से उठ रही है, ये पवनें उठ रही है सागरीय क्षेत्रों से। तो इस सागरीय क्षेत्रों से अपने साथ क्या लेकर के जाएगी, नमी लेकर के जाएगी। क्या लेकर के जाएगी, अपने साथ ये नमी लेकर के जाएगी, यानी कि पानी को लेकर के जाएगी। अब जब ये पवनें अपने साथ नमी को लेकर के जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपको मालूम है ना, हमेशा वर्षा होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, क्योंकि संवहन धाराएं ऊपर उठती है, कन्वेंशनल करंट जिसको बोलते हैं, संवहन धारा ऊपर उठती है, ऊपर संघनन होता है, कंडेंसेशन, और फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षा होती है। ये एक प्रक्रियाएं आपको मालूम होगी। हमेशा वर्षा होती है दोपहर के बाद, क्योंकि तापमान यहाँ पर जो अधिक रहता है हमेशा ही। तो इसकी तुलना में फिलहाल यहाँ पर तापमान अधिक होता है, तो यहाँ से जो करंट उठेगी, ऊपर उठने के बाद उनकी दिशा किधर की हो जाएगी, भारत के तट की तरफ। क्यों, क्योंकि ये बुला रही है पेटी, वो बुला रही है पेटी, तो ये पवनें इस दिशा में जाने की कोशिश करेगी। तो ये चलती है दक्षिणी पश्चिम की तरफ से। किधर से चलती है, दक्षिणी पश्चिम की तरफ से। इस वजह से इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और ये अप्रैल के आसपास भारत के तट से टकरा जाता है। सबसे पहले ये वर्षा कहाँ करेगा, प्रश्न अगर पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर बारिश होगी, क्योंकि सबसे नीचे है भारत के दक्षिण में, 6 डिग्री 4 से शुरू हो जाता है वो। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार, अगर भारत की मुख्य भूमि में बात करते हैं तो सबसे पहले केरल के तट पर टकराएगा और सबसे ज़्यादा वर्षा करेगा यहाँ पर। केरल और कर्नाटक का जो तट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है इसकी ठीक है, इसकी वजह से। अब जब यहाँ पर वर्षा कर देगा तो, लेकिन देखिए जब मैंने आपको जब पिछली बार पढ़ाया था वो वाला वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और जलवायु संबंधी काफ़ी विविधताएं भारत में पाई जाती है। जिस तरीके से भाषा की विविधता पाई जाती है, जिस तरीके से रंग की विविधता पाई जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर धर्मों की विविधता पाई जाती है, जिस तरीके से सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है, उस तरीके से भारत में जलवायु संबंधी विविधताएं पाई जाती है। अब देखिए मानसून यहाँ आ रहा है, लेकिन भारत के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है ये सूखा रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की, इलायची की, शिवराई की, अन्नामलाई की। इन पहाड़ियों की वजह से ये मानसून की जो वर्षाएँ हैं वो इधर नहीं जा पाती, तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र सूखा रह जाता है, तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। फिर ये जो यहाँ पर पश्चिमी घाट जिसको बोलते हैं, पश्चिमी घाट से टकरा कर इधर ही वर्षा होती है, उधर कम वर्षा होती है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र भी इससे थोड़ा सूखा रह जाता है, कुछ मात्रा में यहाँ पर वर्षा जरूर होती है। फिर ये नर्मदा नदी की घाटी और ताप्ती नदी की घाटियों से अंदर प्रवेश करता है, एक शाखा इसकी इधर चली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाली जो मानसून की शाखा है वो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है,
ये बंगाल की खाड़ी में जाती है और यहाँ से और नमी प्राप्त करती है और ये आती है यहाँ पर मेघालय में, जो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर है। मेघालय में जाकर के धड़ाधड़ बारिश करती है ये ना। अब देखिए ये दोनों एक ही अक्षांश पे, राजस्थान का जैसलमेर और ये मेघालय लगभग एक ही अक्षांश पे है ये। अगर सिद्ध देखे जाए तो एक ही अक्षांश पर है ये, लेकिन एक ही अक्षांश पे होने के बावजूद यहाँ पर वार्षिक वर्षा 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, वहाँ पर वार्षिक वर्षा 1000 से 1200 सेंटीमीटर तक होती है। कितना अंतर है, यहाँ पे 10 से 12 हो रही है, वहाँ पे 100 गुना अधिक वर्षा हो रही है। उसका रीज़न यही तो विविधताएं हैं भारत में। यहाँ उसका रीज़न क्या है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की शाखा वहाँ जाकर के सीधी टकराती है और वहाँ पर गारो खासी जयंतिया नामक 3 पहाड़ियाँ हैं। गारो खासी जयंतिया नामक 3 पहाड़ियाँ हैं। उन तीनों पहाड़ियों की जो स्थलाकृति है, आकृति है, वो कीपाकार है। इस वजह से बादल वहीं पर उलझ करके वर्षा करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो वहाँ पर उलझ करके वो वर्षा करते हैं तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, और इसके मुकाबले में यहाँ पर क्या होता है, ये जो अरब सागर की शाखा चली है, ये शाखा चली तो ये अरावली पर्वत के समानांतर होने की वजह से इधर नहीं जा पाती और यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती, ये सीधी निकल जाती है। अब ये दोनों शाखाएं जब आती है यहाँ पे आने के बाद ये इसकी दिशा इधर हो जाती है। क्यों होती है गुरुजी इधर? क्योंकि ऊपर हिमालय पर्वत है, उधर जा नहीं सकती, उधर भी पर्वत है, तो ये अंदर की तरफ आती है, भारत की गंगा की घाटी में वर्षा करती हुई। ये दोनों शाखाएं यहाँ पर आकर के मिलती है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में आकर के मिलती है। वहाँ पर फिर धूम धड़ाका करती है, गजब जबरदस्त। यहाँ से 2 बहनें, मान लीजिए 2 बहनें यहाँ से निकली है, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। ये दोनों बहनें यहाँ जाकर के मिलती है और यहाँ पर बहुत भयंकर वर्षा करती है एकदम से, जिसको बादल का फटना कहते हैं। बादल फटते हैं, अक्सर आपने केदारनाथ सुना होगा 2013 में बहुत ज़्यादा, और 2013 ही नहीं अक्सर होता ही रहता है। यहाँ पर वर्षा काल में बहुत भयंकर बाढ़ें आती है, बहुत भयंकर वर्षा होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे पहले वर्षा करती है, इसको मानसून का प्रस्फोट बोलते हैं, मानसून का फूटना, और उसको बादल का फूटना, ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो मानसून इस तरीके से भारत में प्रवेश करता है, एक शाखा इधर से जाती है, एक शाखा इधर जाती है, फिर ये शाखा दोनों मिल जाती है यहाँ पर, फिर ये खूब उत्तर भारत में खूब वर्षा करती है और यहाँ भी वर्षा करती है, खूब पूरे भारत में वर्षा करती है। फिर उसके बाद 15 सितंबर के आसपास ये भारत से लौटना शुरू हो जाती है। अप्रैल में शुरू हुई थी होना, अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में ये वापस आती है, यानी कि लौटती है। उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। अब लौटती है तो इनकी दिशा, अभी तो दक्षिण पश्चिम से, तो ये पूर्व से इधर की तरफ एक मानसून चलता है, जिसको चक्रवाती पवन ये बोलते हैं, पुरवैया जिसको बोलते हैं। तो ये इधर से लौटती भी आती है, खाली पवनें आती है, तो ये इधर से इनको धक्का देती है और इसके साथ में यहाँ पर वर्षा हो जाती है दिसंबर और नवंबर के महीने में। यहाँ पर दिसंबर में प्राप्त करता है ये वर्षा। भारत का एक ऐसा राज्य है जो मानसून से दिसंबर में वर्षा प्राप्त करता है, वो है तमिलनाडु। हालांकि दिसंबर और जनवरी में भारत में, उत्तरी भारत में भी वर्षा होती है, जिसको मावट बोलते हैं, लेकिन इसका मानसून से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, वो पश्चिमी विक्षोभ आता है भूमध्य सागर से, उसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा में एक दो विचारधाराएं चलती है। एक तो ITCZ की विचारधारा है, वो ITCZ जो बता रहा हूँ मैं, वो यही है मामला। यहाँ पर क्या ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन बोलते हैं उसको। तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र बन जाता है, वहाँ पर एक पेटी बन जाती है, लेयर बन जाती है। वो जो है मानसून की पवनें जो होती है उनको बुलाने का कार्य करती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चलता है वो सरकती जाती है। ठीक है, तो ये भारत की मानसून की क्रिया है। अब ये मानसून जो है अल नीनो और ला नीनो से बेहद ज्यादा प्रभावित होता है। वो कैसे प्रभावित होता है उसको भी हम समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब अल नीनो और ला नीनो किस तरीके से भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। वही आपको ये करंट याद रखनी होगी। करंट बोले तो ये धाराएं याद करनी होगी, वायु धाराएं इसको बोलते हैं, पवनें, इनको आपको याद रखना होगा। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अल नीनो और ला नीनो का इफेक्ट क्या है। देखिए
मैं यहाँ पर नक्शा बना रहा हूँ हिंद महासागर का और प्रशांत महासागर का, समझना आप उसको। इधर से शुरू करना पड़ेगा मुझे। ये हमारा भारत, फिर उस भारत के बाद ये बांग्लादेश, फिर ये म्यांमार, फिर उसके बाद यहाँ पर ये चाइना, ये कोरिया, और उससे मतलब नहीं अपन को ऊपर, ठीक है, इतना काफ़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप बनाइए इंडोनेशिया वगैरह को, यहाँ पर आप बनाइए बोर्नियो को, फिलीपींस यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और थोड़ा नीचे होना चाहिए ये, ताकि हम रेखा को गुजार सकें उसको। ये इंडोनेशियाई प्रायद्वीप है, यहाँ पर ये बोर्नियो होगा, ये फिलीपाइन वगैरह हो गया, ठीक है। फिर इसी के बाद यहाँ पर आएगा, फिर इसी के बाद यहाँ पर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। खैर उधर का आपको दिखाई नहीं देगा। फिर 1 मिनट, पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के बाद ये दक्षिणी अमेरिका, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैं बना देता हूँ ऑस्ट्रेलिया। बहुत इम्पोर्टेंट है अल्निनो और लानिनो, परीक्षा में पूछा जाता है। ये न्यूजीलैंड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से आपको दिख जाएगा ना, ये मैंने बना दिया है भारत, और ये बन गया हमारा चाइना, एक कोरिया बन गया। फिर उसके बाद ये इंडोनेशियाई द्वीप बन गया, ठीक है। बस यहाँ से हमने गुजार दिए भूमध्य रेखा। और थोड़ा नीचे कर लो, यहाँ से गुजरेगी अमेजन के जंगलों से, ठीक है। ये गुजर, अब देख अल नीनो लानिनो, यहाँ मकर रेखा गुजरेगी और कर्क रेखा तो आपको पता ही है, ये गुजरेगी। कर्क रेखा से अपन को मतलब। अब देखिए महासागरीय धाराएं आपने कभी पढ़ी हो तो आपको उसमें समझना होगा इन चीज़ों को। महासागरीय धाराएं देखिए क्या होती है। महासागरीय धाराएं इस तरीके से चला करती है, सभी महासागरों। ये जो महासागरीय धारा चलती है ऊपर भी इस तरीके से चलती है, इसको कहते हैं विषुवत रेखीय धारा या भूमध्य रेखीय। प्रशांत महासागर की तो प्रशांत महासागर की, हिंद महासागर की हिंद महासागर, भूमध्य रेखीय दक्षिणी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागरीय जलधारा का इसका नाम है। अब देखिए ये जलधाराएं चूंकि पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ चला करती है। कहाँ से कहाँ? पूरब से पश्चिम की तरफ, उधर से इधर की तरफ। अब ये देखिए ये उत्तर है, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये साउथ है। तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ बह रही है ना भाई। अब ये कैसी धाराएं हैं? ये धारा है गर्म जलधारा। कैसी है? गर्म जलधारा। अब देखिए गर्म जलधारा होती है तो क्या होता है, समुद्र के जो ऊपर का जो जल होता है ना वही गर्म होता है। समुद्र में जो ऊपर वाला जो जल होता है ना, ऊपर ही ऊपर का, वो गर्म होता है और वो गर्म जल
समुद्र की धारा की वजह से इधर से किधर आ जाता है, इधर की तरफ, समझना, यहां से किधर आ जाता है, इधर की तरफ। तो यहां पर गर्म जल का स्थान बन जाता है। क्या बन जाता है, गर्म जल का स्थान बन जाता है। अब जब यहां पर गर्म जल का स्थान बन जाता है तो यहां पर कैसा रह जाता है, ठंडा जल। कैसा रह जाता है, ठंडा जल। लेकिन अल नीनो विचारधारा क्या होती है, अल नीनो विचारधारा की वजह से यहां पर जो है गर्म जल की स्थिति हो जाती है। क्या हो जाती है, यहां पर गर्म जल की स्थिति हो जाती है। कैसी हो जाती है, गर्म जल की स्थिति यहां पर हो जाती है। तो होता क्या है, देखिए यहां से पवनें इधर की तरफ चलती है सामान्यतः, लेकिन जब सूरज मकर रेखा की तरफ आता है, मकर रेखा की तरफ जब सूरज आता है दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास इसकी उत्पत्ति होती है। इसी वजह से अल नीनो को, जो इसका नाम अगर देखते हैं हम, तो बालक शिशु कहते हैं ना, इसको पढ़ा होगा आपने, बालक शिशु, यानी कि इसकी 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे होता है उसके आसपास इसकी जन्म होती है। तो मकर रेखा पर जो सूरज आता है तो ये जो धारा है ये मंद पड़ जाती है। अब मंद पड़ जाती है तो देखिए ये धारा जब इधर से इधर की तरफ चलती है तो यहाँ पर जो है समुद्र के नीचे का जो ठंडा जल है वो ठंडा जल ऊपर की तरफ आता है, क्योंकि गर्म जल इधर की तरफ जाता है। अब जब इधर से जल इधर की तरफ आ रहा है, समझना इस बात को, जब यहाँ का जल इधर की तरफ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की तरफ आ रहा है धारा के रूप में, महासागरीय धारा चलती है उसके रूप में, तो ये गर्म जल आ रहा है। अब ये गर्म जल इधर की तरफ आ रहा है तो यहाँ जल का सतह जो ऊंची हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, और यहाँ जल की सतह नीचे रह जाएगी क्योंकि वहाँ से आ रहा है। अब जब यहाँ से जल की सतह नीचे रह जाएगी तो यहाँ जल वापस नीचे वाला जो जल है, अंदर का जो जल, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, वो ठंडा जल होता है। जब नीचे का जल, समुद्र की तली का जल जब ऊपर आता है तो वो बहुत सारे प्लैंकटन वगैरह, मछलियों का जो खाद्य पदार्थ है वो ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करता है, लाता है प्लावक। तो यहाँ पर जो है मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती हैं इस दौरान, ठीक है। लेकिन मकर रेखा की तरफ ये आता है जब सूरज, तो ऐसा हर साल नहीं होता, ऐसा 10 साल में 2 बार या कभी कभी 3 बार भी ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं वो थोड़ी मंद पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। इस वजह से इस धारा का प्रभाव कम हो जाता है। ये जो धारा चल रही है ये धारा धीमी पड़ जाती है और यहाँ पर जो है गर्म जल की स्थिति हो जाती है, गर्म जल यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। अब जब यहाँ पर गर्म जल इकट्ठा होने लगता है तो ये धाराएं जो इधर की तरफ जा रही थी गर्म जलधारा के रूप में, तो ये गर्म जलधारा इधर नहीं जा पाती, ये गर्म जलधारा इधर नहीं जा पाती। तो यहाँ पर क्या है, गर्म जल ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। जब यहाँ पर गर्म जल उपस्थित हो जाता है तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत हाई हो जाता है। इस वजह से मछलियों का उत्पादन वाला जो मामला है वो सारा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। मछलियाँ भी उत्पादन नहीं होती और यहाँ के लोगों को पेरू तट पर अक्सर मछलियाँ पकड़ी जाती है। यहाँ पर एक देश है इस तरीके का, पेरू, इसके तट पर बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एक मिनट, पेरू तट पर जो मछलियाँ पकड़ी जाती है ना, उस मछलियों को पकड़ने के मामले में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब इसका प्रभाव भारत के मानसून पर कैसे पड़ेगा, देखिए ये दिसंबर की स्थिति होती है। यहाँ पर दिसंबर में ऐसा शुरू होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी के मामले में यहाँ पर जो है अत्यधिक उच्च तापमान बढ़ जाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मकर रेखा पे सूरज होता है। जब वहाँ पे तापमान बढ़ता है तो भारत में मानसून की तैयारियां शुरू होने लगती है। मानसून की तैयारियां शुरू, क्योंकि व्यापार इकोनॉमी इधर चलती है ना, तो जब मानसून की तैयारियां भारत में शुरू होने लगती है तो ये मानसून की जो हवाएं भारत में प्रवेश करने वाली थी, भारत में जो ये मानसून की हवाएं प्रवेश करने वाली थी, ये हवाएं इधर से डिस्कनेक्ट होकर के इधर जाने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर हाई टेम्परेचर वाला जोन बन जाता है। जल का जो जोन है वो हाई टेम्परेचर वाला बन जाता है, यानी कि यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है। तो ये विश्व की, भारत का मानसून नहीं, विश्व की सारी पवन प्रणाली, विश्व की सारी पवन प्रणाली इस अल नीनो की वजह से प्रभावित होती है। और बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा बारिश हुआ करती थी वहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ये सारे को इफेक्ट करके इधर ले आता है।
जितना भी मानसून विश्व में जहां जहां वर्षा होने वाली थी उन सारे पवनों को ये अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर की बेल्ट बन गई है, सॉरी हाई टेम्परेचर की बेल्ट बन गई। यहाँ का पानी ज्यादा गर्म हो जाता है, पानी ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ पर प्रेशर लो हो जाता है, यानी कि दाब कम हो जाता है। तो कम दाब की ओर चारों तरफ से हवाएं आने की कोशिश करती है। तो भारत में उत्तर पश्चिम की जो ये मानसूनी पवनें चला करती है, इधर की तरफ जो जाती है तो ये इधर ना जा करके ये इधर की तरफ जाती है। अब जब ये पवनें इधर की तरफ जाएगी, भारत की जो हिंद महासागर की पवनें हैं, भूमध्य रेखा की पवनें, वो इधर की तरफ जाएगी। तो इधर की तरफ जाने के फलस्वरूप भारत में नहीं जा पाएगी। तो इस वजह से जब अल नीनो का प्रभाव होता है विश्व में, जब विश्व में अल नीनो का प्रभाव होता है तो तब क्या होता है, विश्व के अन्य क्षेत्रों में जो मानसून या वर्षा वाली गतिविधियां हैं वो कमजोर पड़ जाती है। भारत का मानसून इससे कमजोर पड़ जाता है। कमजोर पड़ने की वजह से कई प्रकार की क्या होती है, हानियां होती है। यहाँ पर भारत में कई बार अकाल पड़ा है, इंडोनेशिया में अकाल पड़ा है 1988 के आसपास। इसके अलावा अमेरिका में वहाँ पर जो है कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग जाती है, क्योंकि सारी पवनें इधर आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भयंकर तबाही मचाती है, बहुत भयंकर बाढ़ों का सामना करना पड़ता है अर्जेंटीना, चिली, पेरू वगैरह, क्योंकि सारी पवनें इधर आती है और यहाँ पर भयंकर बाढ़ की स्थिति होने लगती है। बात समझ में आ गई होगी आपके? बात समझ में आ गई तो ये अल नीनो है, ठीक है। क्या है ये? अल नीनो। अल नीनो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा। क्या होता है? बालक ईसा, क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास शुरू होने वाली घटना है। इस वजह से इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है उनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर के दिन ही हुआ था, ठीक है। इस वजह से इसकी उत्पत्ति भी 25 को होती है, तो इसको बालक ईसा के नाम से जाना जाता है। और ये बालक ईसा पूरे विश्व में गड़बड़ मचाने का कार्य करता है, ठीक है। पूरे विश्व का मानसून इसमें, पूरे विश्व की जो पवन प्रणाली है उसको ये तहस नहस कर देता है। इस वजह से इंडोनेशिया, भारत और भारत के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पर विपरीत स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर बारिश कम होती है। अर्जेंटीना का अटाकामा मरुस्थल आपको मालूम है, वहाँ बारिश ही नहीं होती। तो यहाँ पर भयंकर बारिश होती है, और जहाँ बारिश होती है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाती, सामान्य से कमज़ोर पड़ जाता है मानसून, अकाल की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा अक्सर 4 या 5 की साल की अवधि में होता है, कभी कभी 3-4 साल में भी हो जाता है, ठीक है। तो एक बात तो ये बात आपको समझनी होगी। फिर इसके बाद ला नीनो क्या होता है? ला नीनो जस्ट इसका उल्टा होता है। ला नीनो जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो ला नीनो में क्या हो जाता है? यहाँ पर लो टेम्परेचर हो जाता है, तो पवन प्रणाली वैसे की वैसी होती है। और उसके मुकाबले जहाँ पर मानसून आता है, जहाँ पर वर्षा होती है, वहाँ पर और अच्छी वर्षा होती है। ला नीनो की जब स्थिति होती है तो भारत में अच्छी वर्षा होती है उसकी वजह से, क्योंकि पवनें जो है अच्छी प्रकार से यहाँ की पवनें भी इधर आने की कोशिश करती है, क्योंकि यहाँ पर उच्च दाब की स्थिति बन जाती है। उच्च दाब की स्थिति बनने के कारण जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर ला नीनो की स्थिति में, ला नीनो की स्थिति में क्या होता है? यहाँ हाई टेम्परेचर है, यानी कि यहाँ का जल ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पर एक जलधारा आती है इधर से, अंटार्कटिका है ना, अंटार्कटिका से एक जलधारा चलती है अंटार्कटिका जलधारा, फिर ये वाली जलधारा चलती है दक्षिणी प्रशांत प्रवाह के नाम से, फिर एक जलधारा यहाँ पर चलती है बेंगोला जलधारा। तो बेंगोला जलधारा और बेंगोला तो उधर चलती है अफ्रीका में, यहाँ पे चलती है पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा। पेरू और हम्बोल्ट की जलधारा ठंडी है, वो ठंडी जलधारा यहाँ पे ठंडे पानी को इकट्ठा करती है, फिर वापस मछलियों का उत्पादन यहाँ पे शुरू होने लग जाता है। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो जाता है। तो ला नीनो का प्रकोप जब होता है तो ला नीनो वैश्विक जो वर्षा के संदर्भ में एक खुशखबरी होती है, जबकि अल नीनो वैश्विक वर्षा के संदर्भ में, भारतीय मानसून के संदर्भ में ख़ास तौर से ये एक बहुत बुरी खबर होती है। इस वजह से भारत का मानसून कमज़ोर पड़ता है, ला नीनो की वजह से भारत का मानसून बेहतर होता है, ठीक है। और एक और होता है इंसो का नाम भी आपने सुना होगा, इंसो। इंसो का मतलब होता है ईस्ट नेस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ
साउथ ऑक्सीलेशन, यानी कि इसका मतलब ये होता है दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन तो यहाँ पर क्या है, दक्षिणी दोलन की वजह से यहाँ पर जो जल है उसका इधर की तरफ प्रभाव होता है। तो ये अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन सारी प्रक्रिया इस क्षेत्र में ही होती है। इस वजह से भी जो है दक्षिणी गोलार्ध का जो मानसून है वो इंसों की वजह से प्रभावित होता है। तो अल नीनो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल नीनो मुख्यतः यहाँ जो जल होता है वो जल गर्म हो जाता है, गर्म होने की वजह से यहाँ पर वायु दाब कम हो जाता है। तो इधर की सारी पवनें, इधर की जो मानसूनी पवनें हैं, मानसूनी हवाएं हैं, वर्षा वाली हवाएं, वो सारी इधर की तरफ आने की कोशिश करती है। इस वजह से विश्व के अन्य जो क्षेत्र है, उन अन्य क्षेत्रों के जो वर्षा क्षेत्र है, उन वर्षा क्षेत्रों पे इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वर्षा क्षेत्रों पे जब इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से वहाँ पर वर्षा कम हो पाती है विश्व के अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर इसका इफेक्ट होता है। तो उम्मीद है आज की कक्षा में आपको अल नीनो और ला नीनो के बारे में समझ में आया होगा। मिलेंगे आपसे कल, तब हम पढ़ेंगे भारत के आर्थिक प्रदेशों को पढ़ेंगे हम, ठीक है। आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, मैंने दोबारा देखा तो आप में से किसी ने याद दिलाया था मुझे। भारत के आर्थिक प्रदेशों को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद शायद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर सोमवार से आपकी दूसरी बुक हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।